ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड के डेटा की प्रोटेक्शन का क्या मतलब है, व्हाट डू वी मीन बाय डेटा प्रोटेक्शन। हम्म, देखो, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें डेटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना होता है ना। तो डेटा जब हम लोग एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे सेंड करते हैं, किसी भी तरह का वो डेटा हो सकता है, जी जी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। वो उस डेटा को आपने सेंड करना है पॉइंट ए से बी पे। तो रास्ते में कोई भी हैकर या इंट्रूडर आपका वो डेटा देख सकता है। ओके, आपका वो डेटा देख सकता है। हम क्या कर सकते हैं कि अगर वो हमारा डेटा देख भी ले तो उसको जब हमारा डेटा समझ ना आए, हम डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेंड कर सकते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। इनक्रिप्टेड फॉर्मेट का मतलब होता है डेटा जो है ना वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नजर ना आए और दूसरे फॉर्म में नजर आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर मैंने किसी को भेजा है हेलो, ओके, अब इस डेटा की इंक्रिप्शन कुछ ऐसे हो सकती है, लाइक एच की जगह लिखा नजर आएगा एक्स, ठीक है, ई की जगह 4, एल की जगह @ दूसरे एल की जगह लेट से आ जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क, और ओ की जगह लिखा नजर आता है जी। तो ओरिजिनल जो डेटा है वो हमारा साइफर डेटा में चेंज हो जाता है। इस साइफर डेटा को हम कहते हैं इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। और ये साइफर अपनी पॉइंट बी यानी कि रिसीविंग एंड पे जाकर फिर से अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाता है। ओके, तो डेटा की प्रोटेक्शन का एक वे तो ये होता है जिसको हम कहते हैं डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेंड करो। ओके, ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाला। आगे सुनो। और उसके अलावा दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो ऑथेंटिकेशन है। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि आप किसी को भी किसी सिस्टम प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर होने से पहले किसी तरह की उससे अश्योरिटी करवाते हो कि तुम ट्रस्टवर्थी पर्सन हो कि नहीं हो। फॉर एग्जांपल लॉगिन और पासवर्ड जो होते हैं वो ऑथेंटिकेशन की एक फॉर्म है। ओटीपी जो आते हैं वन टाइम पासवर्ड्स वो ऑथेंटिकेशन की एक फॉर्म है। ओके, उसके अलावा बायोमेट्रिक्स भी ऑथेंटिकेशन की एक फॉर्म होती है ताकि डेटा की प्रोटेक्शन हो सके। दिस गोज अ लॉन्ग वे टू ensuring दैट ओनली ट्रस्टेड सोर्सेज, ठीक है, डेटा को इंक्रिप्ट करना और ऑथेंटिकेशन करवाना यूजर से। इससे क्या होता है, इससे इंश्योर होता है कि सिर्फ ट्रस्टेड यूजर्स ही हमारे डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। ओके, डिफरेंट तरह के सोर्सेज होते हैं डेटा को सिक्योर करने के। क्या क्या, बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स का हमें पता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, फेस स्कैनर हो गया, पाम स्कैनर हो गया, एटसेट्रा। ओके, फिर डिजिटल सर्टिफिकेट होते हैं, मैं वो भी बताता हूँ। फिर सिक्योर सॉकेट लेयर, एसएसएल एक प्रोटोकॉल होता है, मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम लोग सिक्योर करते हैं चीजों को। इनक्रिप्शन की अभी मैंने बात की थी, फायरवॉल, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और यूजर नेम पासवर्ड, ये सारे क्या हैं, सिक्योरिटी के मैकेनिज्म। ये बेटा क्या है, सारे के सारे सिक्योरिटी के मैकेनिज्म। ओके, एक एक की बात करेंगे तसल्ली से। कहता है जी, व्हाट आर बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स आर अ वे ऑफ ऑथेंटिकेटिंग अ यूजर बाय यूजिंग देयर यूनिक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट स्कैन, रेटिना स्कैन, फेशियल रिकॉग्निशन। हमें पता है ये किस लिए यूज होते हैं, इसके बेनिफिट्स आप लोग खुद देख लेना, ड्रॉबैक्स मैं बता रहा हूँ। कलेक्टिंग बायोमेट्रिक डेटा कैन बी इंट्रूसिव, फॉर एग्जांपल स्कैनिंग आईज। ओके, मुश्किल होता है कभी कभार इस डेटा को इकट्ठा करना, ठीक है ना। फिर scans be not be recognized, an example of could be fingerprint scans with dirty hands। इवन कभी बारिश से आप लोग आ रहे हो तो बारिश में अगर आपके हाथ भीगे हो तो स्कैनिंग नहीं हो पाती। अगर लाइक कोई कुकिंग करते हुए अगर उंगली पे कट लग गया है, स्कैनिंग फिर नहीं हो पाती, तो मुश्किलात आती हैं। बाकी खुद पढ़ लेनी है, आगे सुनो। फिर आता है डिजिटल सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, A digital certificate is a digital file used to prove who stores the public key। अभी पब्लिक की क्या होती है, अभी पहले मैं आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिखाता हूँ, ठीक है। लेट से बेटा हम जाते हैं ये एक वेबसाइट पे, लम्स की वेबसाइट पे जाते हैं, तसल्ली से देखना अब।
ओके, जैसे मैं लम्स की वेबसाइट पे गया तो पहले तो आप ये देखो लम्स की वेबसाइट HTTPS से स्टार्ट हो रही है ना। एक तो ये सिक्योरिटी का मैकेनिज्म चेक करने का एक तरीका होता है। दूसरा आप देखो, मैं जाता हूं, ये इस बटन पे मैंने क्लिक किया और वो ये ब्राउजर मुझे कह रहा है ये पैडलॉक लगा हुआ है। पैडलॉक भी एक तरीका होता है सिक्योरिटी चेक करने का। फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिक्योरिटी मैंने क्लिक किया, कहता है सर्टिफिकेट वैलिड है। मुझे कहा इसका, मैंने कहा इसका सर्टिफिकेट दिखाओ। अब वो मुझे सर्टिफिकेट चेक करवा रहा है, बड़े गौर से देखना है। इसको कहते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट। जिस वेबसाइट के पास उसका डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, इसका मतलब है वो वेबसाइट सिक्योर है। ठीक है, क्योंकि वो वेबसाइट इनक्रिप्टेड डेटा को सपोर्ट करती है। अब आप देखो एक डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होता है कि ये डिजिटल सर्टिफिकेट किसको इशू किया गया, लम्स वालों को। ओके, इशू किसने किया, सेक्टिगो RSA वालों ने। ओके, इसका वैलिडिटी पीरियड लिखा हुआ है, कब इशू हुआ था, कब एक्सपायर होगा। एक्सपायरेशन के बाद दोबारा से लम्स वाले इनको कह सकते हैं यार हमारी ये पैसे ले लो और हमें ये सर्विस दोबारा दे दो। ओके, किस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग इंक्रिप्शन होगी वो लिखा होता है। सर्टिफिकेट का अपना एक नंबर होता है, ठीक है, और पब्लिक की लिखी होती है उस सर्टिफिकेट की। ये सारी चीजें होती हैं एक डिजिटल सर्टिफिकेट में। अब मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट दिखाता हूँ जिसके पास ये डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं है। यार आवाज पता नहीं क्यों लैग हो रही है। लैग हो रही है या बहुत हल्की आ रही है, आहिस्ता आ रही है या लैग हो रही है? लैग हो रही है थोड़ी। थोड़ी। अच्छा, देखते हैं। मैं ये बता रहा था कि किसी भी वेबसाइट का ये एक डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कि ये वेबसाइट, ये डिजिटल सर्टिफिकेट किसको मिला, किसने दिया, वैलिडिटी पीरियड, किस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग इंक्रिप्शन होगी, इस सर्टिफिकेट का अपना एक नंबर और पब्लिक की। अब ये पेपर में क्वेश्चन आता है, देखो नोट्स में भी ये मेंशन किया हुआ है मैंने कि एक डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, एक डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर पब्लिक की होती है, किसको वो सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसका नाम होता है, ठीक है। सीए होता है, सीए का मतलब है किसने वो सर्टिफिकेट दिया है। वैलिडिटी पीरियड, सिग्नेचर एल्गोरिदम, डिजिटल सिग्नेचर, ये सारी चीजें एक डिजिटल सर्टिफिकेट के अंदर होती हैं। ओके, अब मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट दिखाता हूँ जिसके पास डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं है। देखो, आप देख रहे हो इस वेबसाइट का नाम HTTP से स्टार्ट हो रहा है ना। तो इस वेबसाइट के पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं है। अब ब्राउजर का बिहेवियर देखना, जब मैं इस वेबसाइट को ओपन करूंगा, मैंने इसको ओपन किया, ये देखें ब्राउजर क्या कह रहा है। ब्राउजर कह रहा है ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। ये देखो ना, हालांकि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की वेबसाइट है, EOBI की, कहता है ये सिक्योर नहीं है। क्यों? इनके पास डिजिटल सर्टिफिकेट ही नहीं है। अगर इनके पास डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं है इसका मतलब है ये इनके नाम के साथ HTTPS भी नहीं लगा होगा। ये देखो, HTTP नहीं, HTTPS नहीं लगा हुआ ना, लम्स के नाम के साथ हमने देखा था HTTPS आ रहा है। ओके, सिक्योर कनेक्शन है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आप देखते हो कि किसी वेबसाइट के अंदर हैं तो वो सिक्योर है, वरना वो नहीं है। ओके, अब ये सिक्योर नहीं है वेबसाइट, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर कोई भी एक्टिविटी करूंगा तो वो हैकर देख सकता है, क्योंकि इंक्रिप्शन नहीं हो रही इस वेबसाइट पे, मेरा डेटा साइफर नहीं बन रहा। जबकि लम्स की वेबसाइट पे मैं जो भी करूंगा वो हैकर को नजर नहीं आना या इंट्रूडर को नजर नहीं आना, क्योंकि इनके पास डिजिटल सर्टिफिकेट है, ये सिक्योर कनेक्शन पे काम करते हैं। ओके, अच्छा जी, किसी का कोई सवाल है? सर्टिफिकेट आप लेते हो जब आप किसी अपनी वेबसाइट बनवाते हो ना, ठीक है, तो वो आपको सर्टिफिकेट भी ऑफर करते हैं। ये महंगी चीज नहीं होती। लेट्स से आपने जिससे भी वेबसाइट अपनी बनवाई, ओके, वो आपको ऑफर करते हैं
जब लेट्स से कंपनी है godaddy.com या bluehost.com, hostinger.com, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट्स की फैसिलिटी भी देती हैं, ठीक है, डिजिटल सर्टिफिकेट्स की फैसिलिटी। आगे सुनो। तो एक सर्टिफिकेट के अंदर क्या क्या होता है ये मैंने बता दिया, ओके। और यार वो उन्होंने खरीदा नहीं ना हुआ, हालांकि है सस्ती चीज, लेकिन उन्होंने परचेज नहीं की हुई। क्यों नहीं की हुई आप उनको ईमेल करके पूछ सकते हैं, उनको ट्वीट करके पूछ सकते हैं क्या क्या नेग्लिजेंस है, ठीक है। आगे सुनो। व्हाट इज एसएसएल? एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर एक प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब है ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिससे इस चीज की श्योरिटी होती है कि अगर एक सेंडर और रिसीवर है, ए सेंडर है और बी रिसीवर है, ये दोनों आपस में इनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं इंटरनेट पे, एसएसएल इस चीज को इंश्योर करता है, ओके। और एसएसएल तभी किसी वेबसाइट के पास हो सकता है जब उसके पास डिजिटल सर्टिफिकेट हो, ओके। दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट ईव्सड्रॉपिंग, ईव्सड्रॉपिंग का उर्दू मतलब होता है ऐसे चुप करके देखना, ठीक है, ताकि कोई भी पर्सन इंटरसेप्ट ना कर सके आपके मैसेज को। अगर वो कर भी ले आपके मैसेज को इंटरसेप्ट, तो उसको इनक्रिप्टेड मैसेज मिले, ओरिजिनल मैसेज ना मिले। एसएसएल इज वाइडली यूज्ड टू प्रोटेक्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ओके। It works by sending digital certificate. This contains the public key, okay, which can be used to use for authentication. Once the certificate is authenticated, the transaction will begin. Okay. अच्छा जी, ये हो गया सिक्योर सॉकेट लेयर के बारे में बात किया आपने। सर अब और आवाज कट रही है। चलो कोई नहीं, इसका आपको वो मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेसन भी मिलेगा, परेशान नहीं होना। इंक्रिप्शन क्या होती है अभी हम देख के आए हैं। इंक्रिप्शन एक मेथड होता है जिसमें एक सेंडर और रिसीवर आपस में एक एल्गोरिदम, जिसको हम की भी कह सकते हैं, जिसको हम की भी कह सकते हैं, उस की को आपस में ना शेयर करके रखते हैं, ओके। और सेंडर उसी की से डेटा को इनक्रिप्ट करता है, और डेटा जब इनक्रिप्ट हो जाता है तो वो साइफर बन जाता है, ओरिजिनल डेटा नहीं रहता। वो डेटा फिर रिसीवर के पास जाता है, और डेटा रिसीवर के पास पहुंचकर डीक्रिप्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डीक्रिप्ट। डीक्रिप्ट का मतलब है ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है, ओके। जब डेटा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है तो इसका मतलब है रिसीवर अब उसको पढ़ने के काबिल है। इस प्रोसेस को कहते हैं इनक्रिप्शन, जिसमें डेटा आपका ओरिजिनल फॉर्म से अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम साइफर बन जाता है, और फिर साइफर से ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है यूजिंग दैट की, ओके। अब आपके जहन में ये आना चाहिए कि सर इंक्रिप्शन से क्या हैकर हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता? देखो, इंक्रिप्शन का मतलब है कि डेटा आपका हैकर अभी भी अपने पास पकड़ सकता है, डेटा आपका अभी भी डिटेक्ट हो सकता है, इंटरसेप्ट हो सकता है, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेगा, वो अंडरस्टैंडेबल नहीं रहेगा। तो याद रखो, हैकर किसी सॉरी इंक्रिप्शन किसी वायरस को या हैकर को नहीं रोकती। इंक्रिप्शन सिर्फ आपके डेटा के ऊपर एक फेक लेयर ऑफ डेटा चढ़ा देती है, जिससे कोई भी इंट्रूडर आपके डेटा को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, ओके। ये इस बात में ये लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है डेटा की प्रोटेक्शन का, फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल इस तरह काम करती है कि ये लेट्स से ये आपकी मशीन है, आवर मशीन, और ये कोई एक्सटर्नल नेटवर्क है, वो नेटवर्क इंटरनेट भी हो सकता है, ठीक है। आपकी मशीन से इंटरनेट पे जो ट्रैफिक आ रही है, और इंटरनेट से जो आपकी मशीन में ट्रैफिक आ रही है, मतलब जो भी डेटा आ रहा है आपकी मशीन में, फायरवॉल उसको मॉनिटर करती है, ओके। और मॉनिटर कर कर देखती है कि कौन सी ट्रैफिक है जो हार्मफुल है, उसको फिल्टर कर देती है, ओके। और अगर आपने कुछ वेबसाइट्स को या कुछ आईपी एड्रेसेस को ब्लैकलिस्ट कर रखा हुआ है, अगर उन आईपी एड्रेसेस या वेबसाइट से डेटा आपकी मशीन में आने की कोशिश करता है, तो फायरवॉल उस डेटा को भी फिल्टर कर देती है, आपकी मशीन में आने से रोक देती है, ओके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फायरवॉल।
कहता है इट इज अ बैरियर बिटवीन नेटवर्क एंड इंटरनेट, ठीक है। फायरवॉल प्रिवेंट्स अनवांटेड ट्रैफिक और फिल्टर करती है रिक्वेस्ट को ताकि सिर्फ लेजिटिमेट रिक्वेस्ट ही आपकी मशीन पहुंच सके। ये दो किस्म की होती है फायरवॉल। फायरवॉल बेटा दो किस्म की होती है, हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर भी। एक मिनट जी। अब बताना जरा, अब बेहतर हुई है कि नहीं हुई। अच्छा मैं बता रहा हूँ, फायरवॉल दो तरह की होती है बेटा, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। कौन बताएगा कौन सी फायरवॉल बेहतर होती है, हार्डवेयर वाली या सॉफ्टवेयर वाली? सॉफ्टवेयर सर। अच्छा जी, आलिम मोहम्मद ने कहा है सॉफ्टवेयर। सर दोनों ही अच्छी होती हैं। दोनों ठीक होती हैं, लेकिन ज्यादा प्रेफरेबल हार्डवेयर फायरवॉल होती है। उसकी रीजन ये होती है कि जो सॉफ्टवेयर वायरस फायरवॉल नहीं। होती है ना, वो आपकी मशीन का सीपीयू यूज करती हैं, आपकी मशीन के सीपीयू रैम यूज करती हैं ताकि ऑपरेट कर सकें। लेकिन हार्डवेयर फायरवॉल कम्स विद इट्स ओन प्रोसेसर एंड रैम, तो वो अपने डेडिकेटेड रिसोर्सेज यूज करती हैं, ठीक है, प्रेफर्ड वो होती हैं। अच्छा जी, हार्डवेयर फायरवॉल विल प्रोटेक्ट द होल नेटवर्क एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड ट्रैफिक। सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी यही काम करती है, विल प्रोटेक्ट इंडिविजुअल डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क, मॉनिटरिंग डेटा गोइंग एंड टू फ्रॉम ईच कंप्यूटर। अब आप देखो ये जो नोट्स है ना, इनके अंदर से आपकी कॉन्सेप्चुलाइजेशन होगी। मैंने आपको वो एक बुक भेजी हुई है, ठीक है ना, वो जिसमें अंदर वो है, मोहित ने मुझे दिखाई भी थी, उसने ले भी ली हुई है। हमजा हारिस और जाजिल के पास, वो अब्बास के पास ये बुक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। वो लोग इनके ऊपर ये सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया उन्होंने टॉपिकल्स का। जो टॉपिक हम पढ़े बेटा उसके टॉपिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ओके। फिर व्हाट फॉर्म ऑफ अटैक वुड दिस प्रिवेंट, याद रखो फायरवॉल किस तरह के अटैक्स रोकती है, हैकर्स को, मैलवेयर्स को, अनऑथराइज्ड एक्सेस को, डॉज और डीडोज अटैक को। डॉज और डीडोज अटैक क्या होते हैं? डॉज का मतलब है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, और डीडोज का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। अगर सिर्फ एक बॉट आपकी आपके सर्वर पे अटैक करे ताकि वो क्रैश हो जाए, उससे हम कहते हैं डॉज अटैक। लेकिन अगर बॉट्स का पूरा एक नेटवर्क, जिसको हम बॉट नेट कहते हैं, वो पूरा आपके सर्वर पे अटैक करे ताकि आपका सर्वर बुरी तरह क्रैश हो जाए, उस अटैक को हम कहते हैं डीडोस अटैक। तो अगर सेंटर में फायरवॉल लगी होगी, वो अनवांटेड ट्रैफिक को मॉनिटर कर देगी। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का बेटा हमें पता रिक्वायर्स यूजर टू प्रोवाइड टू सेपरेट फॉर्म्स आइडेंटिफिकेशन टू वेरीफाई देयर आइडेंटिटी, ठीक है ना। अगर आपका कोई पासवर्ड हैक कर भी लेता है, अगर आपको कोई पासवर्ड हैक कर भी लेता है, फिर भी आपकी डिजायर्ड मशीन पे एक ओटीपी आएगा। जब तक वो भी नहीं एंटर होगा पासवर्ड के बाद, तब तक लॉगिन नहीं हो सकता, ओके। तो द पर्पस ऑफ 2FA इज टू ऐड एन एक्स्ट्रा लेयर। 2FA किस चीज का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है? ब्रूट फोर्स अटैक का। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है? ब्रूट फोर्स अटैक एक ऐसा अटैक होता है जिसमें हैकर आपका आईडी पासवर्ड गैस करने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखता है, मतलब एक कोड लिखता है, और उस कोड को कहता है कि दुनिया के तमाम पॉसिबल पासवर्ड्स को इस पर्सन की आईडी पे चेक करो, और जब पासवर्ड गैस हो जाएगा तो फिर आपका जो आईडी है वो आपकी हैक हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 2FA लगा के रखी होगी, तो अगर हैकर का जो ब्रूट फोर्स अटैक है वो गैस कर भी लेगा आपका पासवर्ड, फिर भी जब तक ओटीपी एंटर नहीं होगा आपकी आईडी हैकर के हाथ में नहीं जाएगी, ठीक है। इट यूजुअली इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग यूजर नोज, स्मार्टफोन एसएमएस के थ्रू या ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशंस के थ्रू आपको ओटीपी प्रोवाइड किया जाता है, ये हमें पता है। आगे चलो, यूजर नेम और पासवर्ड ये आप खुद कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अ, अच्छा जी, ये आपने खत्म किया टॉपिक प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, ओके। अब हम आगे चल रहे हैं।
अब हम कॉपीराइट्स वाले की बात करते हैं, ठीक है। कॉपीराइट का मतलब होता है कि अगर आपकी कुछ क्रिएटिव प्रॉपर्टी है, आपने अपने जेन को यूज करके कोई नई चीज क्रिएट की, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया जो दुनिया में पहले एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो जो सॉफ्टवेयर आपने अपने जेन से बनाया ना, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। उस सॉफ्टवेयर से जितने भी मॉनिटरी बेनिफिट्स हों या किसी भी तरह का कोई बेनिफिट हो, वो आपको होना चाहिए क्योंकि आप उसके ओनर हो। लेकिन अगर कोई पर्सन आपके सॉफ्टवेयर की कॉपीज बना के उसको मार्केट में सेल करे या सस्ते दाम में बेचे ताकि आपको पैसे ना जाएं उसको जाएं, तो फिर आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो तब कर सकते हो जब आपने अपने सॉफ्टवेयर के कॉपीराइट्स लेके रखे होंगे। अगर नहीं लिए होंगे तो अगर कोई पर्सन आपसे पहले आपकी चीज के कॉपीराइट्स ले ले तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ओके। वो फिर पैसे कमाएगा, वो फिर बेनिफिट उठाएगा आपकी क्रिएशन से। तो जिस तरह रियल लाइफ में किसी भी चीज के, जैसे किसी भी क्रिएटिव वर्क के कॉपीराइट्स होते हैं, इस तरह साइबर वर्ल्ड में आपने कोई नया हार्डवेयर बनाया उसका पेटेंट, या कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया उसके कॉपीराइट्स होते हैं। इवन यूट्यूब वीडियोस या आपके इंस्टाग्राम की जो रील्स होती हैं उसके कॉपीराइट्स भी उस पर्सन के पास होते हैं जिसकी आईडी से वो चीज सबसे पहले अपलोड हुई है, ओके। अच्छा जी, तो कॉपीराइट क्या करते हैं? कॉपीराइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है कि वर्क फ्रॉम वर्क क्रिएटेड फ्रॉम ब्रेन, ठीक है, या इंटेलिजेंस, जो पहले दुनिया में चीज ना हो और आपने अपने ब्रेन से, अपने इंटेलिजेंस से उसको क्रिएट की हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट्स आप लेते हो। अच्छा जी, इफ ओरिजिनल वर्क इज ओरिजिनल, कॉपीराइट विल बी ऑटोमेटिकली अप्लाइड and will not expire until 25 to 70 years from the death of the creator। अगर ओरिजिनल वर्क वाकई में ही ओरिजिनल है तो उसके कॉपीराइट्स उस पर्सन के नाम पे हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये एक मतलब एक एथिकल रूल है जो दुनिया में फॉलो होता है कि कॉपीराइट फिर उस पर्सन के हैं, ओके। जैसे माइकल जैक्सन है, उसके जितने भी सॉन्ग्स हैं उसके कॉपीराइट्स उसने अपने बच्चों के नाम पे लगा दिए हुए हैं। किसी भी कॉन्सर्ट में माइकल जैक्सन के अगर सॉन्ग चलते हैं, उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसकी फिर परसेंटेज उसके बच्चों को भी जाती है, ओके। तो ये तो बात होगी ना कॉपीराइट्स की। कॉपीराइट्स की ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। कॉपीराइट को तोड़ा कैसे जाता है पहले हम वो पढ़ेंगे। अगर कोई पर्सन आपके ओरिजिनल वर्क की कॉपी बनाए तो ये ब्रीच है, ये कॉपीराइट्स की वायलेशन है। इशूइंग अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल वर्क टू द पब्लिक, ठीक है, आपने कोई एक चीज खरीद के पब्लिक को मुफ्त में बांटना स्टार्ट कर दी, ठीक है, जो कॉपीराइटेड है, तो ये गलत बात है। रेंटिंग लैंडिंग अ कॉपी ऑफ द ओरिजिनल वर्क टू द पब्लिक, जैसे सस्ता नेटफ्लिक्स मिल जाता है, पायरेटेड मूवीज हम लोग देख लेते हैं या पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं, तो वो रेंट पे या लीज पे लेके, तो वो गलत बात है। परफॉर्मिंग, शोइंग और प्लेइंग द ओरिजिनल वर्क इन पब्लिक, किसी का प्ले, किसी की परफॉर्मेंस आप कॉपी करो और पब्लिक में उसको यूज करो विदाउट एनी क्रेडिट, उसको क्रेडिट भी नहीं दे रहे अपने वो जो है उसका क्रिएटर, बहुत बुरी बात है। मेकिंग एन अडेप्टेशन ऑफ द ओरिजिनल वर्क, ठीक है, क्रेडिट दिए बगैर आप किसी चीज से इंस्पायर होके उसकी जैसी चीज क्रिएट करें, बुरी बात है, ओके। सेकेंडरी ब्रीचेस खुद पढ़ लेने आसान है। अब हम पढ़ने लगे हैं कि सॉफ्टवेयर पायरेसी को किस तरह रोका जा सकता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज इलीगल कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, ये लाइन अपने जेन में बांध लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये डेफिनेशन आएगी पेपर में, इसके सॉफ्टवेयर पायरेसी का क्या मतलब है। इलीगल कॉपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, कंपनीज ऑफन टेक लॉट ऑफ स्टेप्स टू प्रिवेंट सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है ना, कंपनीज बड़े स्टेप्स लेती हैं ताकि पायरेसी को रोका जा सके, ओके। क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं? आप प्रोडक्ट की या लाइसेंस की डिस्ट्रीब्यूट करो, प्रोडक्ट की या लाइसेंस की डिस्ट्रीब्यूट करो। जो भी पर्सन आपको वाकई ही पे करता है आपका सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए, आप उसको एक प्रोडक्ट की दो ताकि सॉफ्टवेयर सिर्फ वही पर्सन यूज कर सके, वो ऐसे ही खुले में सबको ना बांटता फिर आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। और प्रोडक्ट की को भी लिमिट करो या लाइसेंस को भी लिमिट करो कि वो सिर्फ मैक्सिमम 2 से 3 मशीन तक वर्क करे, उसके आगे ना करे।
ठीक है, एक एथिकल अग्रीमेंट कराओ, जिस तरह मुसलमानों की डोमेन में प्रॉमिस की एक इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है, कि हमें वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, इसी तरह हर रिलीजन में प्रॉमिस की या अग्रीमेंट की एक वैल्यू होती है। तो आप जब यूजर्स को अपना सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हो या उनको सेल करते हो, आप उनसे अग्रीमेंट अग्रीमेंट करवाओ कि आप अपना सॉफ्टवेयर किसी को भी आगे बिना इजाजत नहीं देंगे। ओके। फिर होलोग्राम्स एक बड़ी जरूरी टेक्नोलॉजी है सॉफ्टवेयर को जब आप सेल करते हो। होलोग्राम के अंदर से एक क्यूआर कोड या किसी भी तरह का कोड निकल के सामने आता है यूजर्स के। और होलोग्रामिक टेक्नोलॉजी एक महंगी टेक्नोलॉजी होती है। जो कॉपी कैटर्स होते हैं या जो चीपस्टर्स होते हैं, जो कॉपी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की, वो होलोग्रामिक टेक्नोलॉजीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये महंगी टेक्नोलॉजी होती है, पैकेजिंग पे यूज होती है। तो अगर आप अपनी पैकेजिंग महंगी कर देते हो होलोग्रामिक टेक्नोलॉजी के साथ, तो जो चीपस्टर्स हैं वो इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आपके ओरिजिनल प्रोडक्ट की जो ओरिजिनलिटी है वो मेंटेन रहेगी। फिर कुछ सॉफ्टवेयर होते थे जिनके साथ सीडी रोम या मेमोरी स्टिक मिला करती थी। जब वो सीडी या मेमोरी स्टिक या यूएसबी आपकी मशीन के अंदर है, तब तक वो पर्सन आपका प्रोडक्ट यूज कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। अब इससे फायदा क्या होता था, कोई पर्सन अगर सॉफ्टवेयर आगे सेंड कर भी देता था, तो उसको यूएसबी भी साथ देनी पड़ती थी। ओके, तो यूएसबी तो एक ही है, वो जिस पर्सन के पास है सिर्फ वही पर्सन वो यूज कर सकता है, और नहीं तो वो जो ओरिजिनल कॉपी है वो तो उस पर्सन के पास ही मोस्टली रहेगी ना, जिसने उसको खरीदा है। जो खरीदे बगैर कॉपी करवा रहा है, उसके पास तो वो यूएसबी जाएगी नहीं। ओके, तो एक ये भी बड़ा औसम तरीका है सॉफ्टवेयर की पायरेसी को रोकने का। हाँ जी, बताओ, यहाँ तक भी जरा बताना कि चीजें समझ आ रही हैं। Yes, yes. यस सर। ओके ओके। अच्छा जी, इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आज मैंने काम यहाँ तक कराना था। आप लोगों ने इसी टॉपिक के टॉपिकल सॉल्व करने हैं, और अब हमारे इंशाल्लाह टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे, इसी वीक से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक किसी ने सर कुछ बुकलेट पूछना किधर है? बताया, पूछ लो। हाँ जी, कोई टॉपिकल की बुकलेट है आप भेज रहे हैं? वो आपको परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। जी सर। हाँ ठीक है जी, कुछ पूछना बताना पूछो, वरना यहाँ पे छुट्टी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सर एक टॉपिकल की सर पीडीएफ है, वो प्रैक्टिकल मैं थ्योरी आपको कब भेज दूं? कराएंगे? प्रैक्टिकल थ्योरी होगी नेक्स्ट वीक से। इस वीक में मैं प्रैक्टिकल जो दूसरे टॉपिक्स है ना वो खत्म करा दूंगा, ठीक है।